Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल क्लास 10 मैथ्स विद कपिल। सो वी स्टार्ट विद आवर सेकंड एक्सरसाइज 1.2। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि रियल नंबर्स वगैरह क्या होते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी क्या रहती है किसी भी नंबर की, फैक्टर कैसे निकालते हैं, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एंड उसके साथ साथ जो एक्सरसाइज 1.1 थी, अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, उसके भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है। बाकी अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज पे, जो 1.2 एक्सरसाइज है। तो ज़्यादातर जो भी क्वेश्चंस आते हैं जैसे पेपर में 2 या 4 नंबर के, वो मेजरली इसी एक्सरसाइज में से आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है और इसका मैं आप लोगों को, ये एक्सरसाइज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें ज़्यादातर ये है, ये प्रूफ करने के लिए है कि कोई भी आपको नंबर दे देंगे, जैसे हमको पता है कि √3 क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि मैं पहली वाली वीडियो में बता चुका हूं। तो ये इर्रेशनल है, लेकिन जो अपनी ये एक्सरसाइज है इसमें यही क्वेश्चंस है कि इसको प्रूफ करो कि दिस इज इर्रेशनल, कि ये इर्रेशनल क्यों है। या फिर आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि किसी भी इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट, सम ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल, जो रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर होते हैं उनका जो सम या डिफरेंस कह दो, डिफरेंस या सम, वो क्या होता है, इर्रेशनल ही आता है। ऐसा ही सेम जो प्रोडक्ट या क्वेसेंट कह लो, या प्रोडक्ट या डिवीजन कह लो, प्रोडक्ट या डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर, वो भी अपना इर्रेशनल ही होता है। तो ये सारी चीजें हमको इस एक्सरसाइज में प्रूफ करने को मिलेंगी कि इनको प्रूफ करो कि जैसे सम या डिफरेंस में 2 नंबर दे देंगे, जैसे कि 5 ये रैशनल हो गया, माइनस करके दे दिया कोई भी √5, तो ये इर्रेशनल हो गया। तो इनका दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इर्रेशनल ही आएगा हमेशा, ये हमें पता है, लेकिन ये एक्सरसाइज में प्रूफ करने के लिए रहेगा। तो अपना मेजरली जो एक्सरसाइज है वो 2 तरीके से है, वो मैं दोनों आपको सॉल्यूशन बताऊंगा उसका। एक तो ये कि सिंपल आपको ये नंबर दे दिया, इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है। दूसरा आपको ये दे दिया, मतलब कोई भी एल्गोरिथम में दे दिया, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, वो आपको प्रूफ करना है कि इर्रेशनल है, या यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में भी दे सकते हैं, तो वो एक ही चीज है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो सिंपल इर्रेशनल नंबर है, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, इसको हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो ये तो है, जैसे मैं अभी आपको 2 तरह के प्रॉब्लम समझाऊंगा, तो उसी में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। डिजिट्स बदल के आ सकती हैं केवल, बाकी जो पैटर्न रहेगा पेपर का वो इसी पे रहेगा। जैसे कि आपको मान लिया पहले दे दिया कि √7 इज इर्रेशनल, प्रूफ करना है, प्रूव दैट √7 इज इर्रेशनल। दूसरा जैसे दे दिया आपको 5 - 3√3 इज इर्रेशनल, ये प्रूफ करना आपने को। तो हमें पता कि वैसे तो ये इर्रेशनल है ही, और अभी मैंने समझाया था ये 9th क्लास का है कि कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करें किसी रेशनल इर्रेशनल नंबर में, तो वो उनका रिजल्ट इर्रेशनल ही होता है। तो अपना पहले यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। मेजरली इन क्वेश्चन में जो आपका लिखने का पैटर्न है वो ज्यादा मैटर करता है, मतलब आपको पूरी डिटेल के साथ लिखना है। ऐसे में ज्यादातर थ्योरी लैंग्वेज में लिखा जाता है एज कम्पेयर टू जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपने आंसर से। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे प्रूफ करना है कि √7 इज इर्रेशनल, तो इसका हमें उल्टा लेके चलना है। उल्टा कैसे, ये √7 इर्रेशनल करना है, तो हमने सपोज कर दिया, लेट सपोज √7 इर्रेशनल, ये हमने मान लिया। अब अगर ये रेशनल है तो दिस इंप्लाइज, ये साइन जरूर लगाना है कि ये क्या करेगा, वी कैन राइट √7 इन द फॉर्म ऑफ PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q क्या रहता है, एक तो नॉट इक्वल टू 0 रहता है, एंड P एंड Q आर कोप्राइम। कोप्राइम मतलब जैसे मैंने प्राइम वगैरह बताए थे,
प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका फैक्टर मतलब केवल 1 हो या फिर नंबर इटसेल्फ हो। तो को प्राइम के बगल में क्या लिख सकते हैं, दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब एक के सिवा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये अपनी मेन लाइन रहेगी जो अपनी ये इरेशनल को बताती है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये लाइन लिख दिए तो √7 इक्वल टू P अपॉन Q। अब यहां पे क्या करना है, सबसे पहले अपने को स्क्वेयरिंग करनी है दोनों साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। मैं आपको इसका ये बता देता हूं कि हम क्या करने जा रहे हैं। देखो यहां से हमने अजम्पशन माना कि ये रेशनल है, तो हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम, मतलब उनका कोई भी फैक्टर नहीं है 1 के सिवा और अपने आप से सिवा। तो अपने को क्या ये प्रूफ करना, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि उनका कोई अलग एक और फैक्टर है इनसे अलग, एटलीस्ट कोई एक और फैक्टर है इनसे अलग, तो अपना ये कॉन्ट्राडिक्शन जो अपने सपोज किया है कि वो रेशनल है, तो ये हमारा गलत साबित हो जाएगा। तो बस यही हमें प्रूफ करना कि उनका इससे 1 और इटसेल्फ नंबर से कोई और फैक्टर भी है, तो उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा कि वो रेशनल है। अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या होगा, अपने आप ही इरेशनल हो जाएगा। तो वही हम एक फैक्टर ढूंढने वाले हैं कि इनका कोई भी एक कॉमन फैक्टर है। तो स्क्वेयरिंग कर ली, स्क्वेयरिंग से क्या आएगा, 7 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। यहां से थोड़ा रीअरेंजिंग करें, आफ्टर रीअरेंजिंग ये आपको लिखने पे जरूर ध्यान देना है, हर एक जो भी आप स्टेप करते जा रहे हो। मैंने पहले बताया था, आप जितना एक्सप्लेन करके लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। तो रीअरेंज करोगे तो 7 या फिर P स्क्वायर इक्वल टू 7 Q स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया, इसका मतलब क्या, P स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, मतलब जो ये 7 है वो P स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्योंकि अपने इंटीजर है दोनों P एंड Q, तो ये 7 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब दिस इंप्लाई 7 या फिर P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7। अगर P स्क्वायर डिविजिबल बाय 7 है तो आपको क्या लिखना है, बाय थ्योरम 1.3 थ्योरम क्या बताती है, इफ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7 देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। मतलब अगर P स्क्वायर 7 से डिवाइड हो रहा है तो उसका P भी 7 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या आ गया, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, P की कोई भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 इंटू R। R कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, वेयर R इज एनी इंटीजर। ये हम लिख सकते हैं इसको। अगर P इससे डिविजिबल है तो किसी भी नंबर के लिए वो हमेशा ही डिवाइड होता चला जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो यहां से आपको मिल गया कि P का तो एक फैक्टर 7 है। अब अपने को क्या प्रूफ, P का मिल गया हमें। अब दूसरा हमारा क्या था कि जो Q है उसका भी कोई फैक्टर ढूंढे। अगर उन दोनों का सेम आता है तो अपना ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा कि उनका कोई कॉमन फैक्टर है। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1। आप ये देख लो एक बार, मैं फिर यहां इसे इरेज करके इसको दोबारा से करता हूं। तो यहां से क्या है, इसकी इक्वेशन को इसमें रखेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी वैल्यू को P इक्वल टू 7R को। तो यहां मैं इसको इरेज कर देता हूं। व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है तो एडजस्ट कर लें थोड़ा। तो यहां से इक्वेशन इसमें रख दें तो क्या आ जाएगा, P स्क्वायर की जगह 7R का स्क्वायर इक्वल टू 7Q स्क्वायर। इसका क्या है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप ऐसे लिखना। इसका क्या आ जाएगा, 49R स्क्वायर
इक्वल टू 7q²। ये 7 से 49 को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, q² इक्वल टू 7r²। ये आ गया। तो ऐसा ही जैसा हमारा p² इक्वल टू 7q² था, ऐसा ही सेम इक्वेशन ये आ गई। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इंप्लाइज करना है, दिस मीन्स सेम अपनी ये आ गई, दिस मीन्स q² इज डिविजिबल बाय 7 एंड हेंस q इज ऑल्सो divisible, q is also divisible by 7। ये किससे था, यूजिंग थ्योरम 1.3 एंड 4 अपना क्या था, p क्या था 7r एंड 4 यानी p इक्वल टू 7r। तो ये इसका ये मतलब था, हेंस दिस इंप्लाइज 7 is also a factor of q। या फिर q को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, PQRS समझ सकते हैं या फिर कुछ भी समझ सकते हैं। तो इससे क्या आया है, 7 q का भी है और 7 क्या है, p का भी है। तो ये क्या बताता है कि 7 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। ये P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने क्या माना था, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इनका एक कॉमन फैक्टर आएगा, लेकिन हमने क्या माना था कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये क्या करता है, मतलब जो हमने माना था, जो अपने रेशनल नंबर माना था, तो उसको एक कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब उसको गलत साबित करता है। तो दिस रिजल्ट्स in contradiction of our assumption that P and Q are co-prime। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो अपना हमने माना था कि वो कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज, अगर उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब जो अपना assumption था वो गलत हो गया, तो ये क्या दे रहा है कि hence our assumption of considering √7 as rational is also incorrect। तो अपना ये भी assumption incorrect है कि √7 रैशनल है, सो देयरफॉर, तो यहां से क्या आ गया अपना, अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या होगा, √7 इज इररेशनल। ये आपकी प्रोसेस है बस ऐसे नंबर के लिए। ये आपका स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके जाना है, जो भी स्टेप्स बताइए आप ऐसे ही सेम करते जाओगे, कोई भी नंबर ये चेंज होता चला जाएगा। बाकी के लिए बस कॉमन फैक्टर ढूंढना, वही नंबर सेम ही कॉमन फैक्टर रहेगा, तो उससे पूरा सॉल्व हो जाएगा कि अपना ये √7 इज इररेशनल। आप इसको नोट कर सकते हो। बाकी अपना आगे हम दूसरे तरीके से चलते हैं, जो भी था कि तो 5 - 3√3 इट मीन्स एल्गोरिथम या सब एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रैशनल एंड इररेशनल नंबर, जो हमें प्रूफ करना था कि वो इररेशनल ही होता है। तो आगे के लिए वो देखते हैं। ये थोड़ा ज्यादा रहता है, ये थोड़ा लेंथी है, वो आसान हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अगला वाला, या तो उतार लेना। आपको स्टेप जरूर फॉलो करने हैं, जो भी आप कंसीडर करते जा रहे हो या फिर जो भी आपका थ्योरेटिकल है वो आपको जरूर लिख के जाना है। जो भी आपकी जैसे जो थ्योरम 1.3 थी उसको भी जरूर लिखना है, इसके अलग से मतलब कंसीडरेशन होता है मार्क्स में। तो अपना ये आ गया कि 5 - 3√3 प्रूव दैट, कोई भी नंबर ले लिया, 5 - 3√3 इज इररेशनल। अब ये प्रूफ करना है हमें। देखो
इसमें एक हमें ये तो पता चल गया कि √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये इर्रेशनल होते हैं। तो यहां से हमें स्टार्ट करना है आंसर। सेम ही तरीका फॉलो करना है कि हमने रेशनल माना है और इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट अस अज्यूम, सेम ही लिखना है। लेट अस अज्यूम दैट जो भी ये है 5 - 3√3 इज रेशनल एंड हेंस रेशनल है, इट कैन बी written in the form of P/Q। P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वे यहाँ पे आप लोग P/Q को A/B या कुछ भी दूसरा कोई भी मान सकते हो। बस ये है कि अपना जो पहले मैंने एक्सरसाइज वो मैं बताया था इरेशनल या रेशनल की डेफिनेशन, तो उधर भी P/Q ही यूज किया था, तो उसको सेम ही कंटिन्यू रखने के लिए वेयर P/Q इज इरेशनल एंड Q not equal to 0 and P and Q have no common factors other than 1 के अलावा कोई भी उनका फैक्टर नहीं है कॉमन। तो ये क्या देता है 5 - 3√3 इक्वल टू P/Q, विच इम्प्लाइज, इसको रीअरेंज करते हैं तो 5 को उधर ले जाते हैं तो इधर क्या रह जाता है 3 - 3√3 इक्वल टू P/Q -5, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो इसका क्या आ जाएगा 3√3 इक्वल टू 5 - P/Q। अब यहाँ पे आपको क्या रखना है, सिर्फ जो ये रूट की वैल्यू है जो इरेशनल हमको पता है उसको रखना है, बाकी 3 को भी उधर ले जाए। तो आफ्टर रीअरेंज करने के बाद ये क्या मिला हमें √3 इक्वल टू, इसको नीचे ले जाएंगे तो 5/3 - P/3Q, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। अब देखो हमें पता है वी नो, हमें क्या पता है P and Q आर इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर है, इंटीजर मतलब जो भी पूर्ण संख्या होती है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। अगर ये इंटीजर है तो अगर आप इनसे कोई भी ऐड करोगे, जैसे 1 इंटीजर है और 2 इंटीजर है, तो उनका दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करोगे तो वो हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो P and Q आर इंटीजर्स। सो अगर ये इंटीजर है तो इसका ये 5/3 ये तो इंटीजर ही रहेगा, माइनस जो भी P/3Q है ये पूरा भी इंटीजर क्या हो जाएगा, हेंस दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। इंटीजर या रेशनल कह लो, इसमें आप रेशनल क्यों कह रहे हो, क्योंकि इंटीजर होती है पूर्ण संख्या, जैसे 1 हो गया 2 हो गया। अब जैसे आप यहाँ 5/3 से डिवाइड करोगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, लेकिन पॉइंट्स डेसिमल में वैल्यू आएगी तो वो इंटीजर नहीं रहती, रेशनल चली जाएगी। तो ये 5/3 - P/3Q इज रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो जो इसका इक्वल है, जो इसका फर्स्ट इक्वेशन से था, इसके इक्वल टू क्या था √3, तो ये भी √3 भी रेशनल है। तो दिस इंप्लाइज √3 इज ऑल्सो इरेशनल, ये भी इरेशनल है। लेकिन बट वी नो, हमें पता है कि √3 इज रेशनल और इक्वल, यहां पे क्या है √3 इज ऑल्सो रेशनल, लेकिन हमें पता है कि बट वी नो √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें पता क्योंकि ये √3 इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने पहले प्रूफ कर चुका, इसके जो पहला व्यू बताया था। तो ये रेशनल, इससे साबित हो रहा था कि ये रेशनल है, लेकिन हमें पता है इरेशनल है। तो ये क्या करता, जो हमने अपना अजम्पशन माना था कि ये पूरा जो नंबर है वो रेशनल है, वो गलत है। So this implies our assumption is incorrect। अगर वो इनकरेक्ट है तो क्या ही हुआ, मतलब इनकरेक्ट क्या, कि वो रेशनल था वो इनकरेक्ट हो गया। तो क्या आ गया कि जो 5 - 3√3 है इज एन इरेशनल नंबर। दोस्तों यही अपना आंसर है।
तो ये आपको जो भी वैल्यूज है या फिर जो भी लिखना है वो तरीका जरूर अपनाना है, मतलब पूरी जो भी हेडिंग वगैरह वो सारी लिख के चलना अपने आंसर में। तो ये दोनों तरीके खत्म होते हैं। इसी के साथ अपनी जो फर्स्ट यूनिट है रियल नंबर्स, तो वो ओवर हो जाती है। आप ये नोट कर सकते हो। और दोस्तों जो आपका जैसे नंबर से रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह है या फिर जो भी और भी कोई फैक्टर एलसीएम एचसीएफ जो भी मैंने फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज में पढ़ाया था उससे रिगार्डिंग भी कोई डाउट है तो आप दोनों वीडियो के किसी भी नीचे कमेंट कर सकते हो। जो भी आपका डाउट है उसको मैं सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो आप यहाँ से इसको ले सकते हो। बाकी 1.2 भी खत्म हो गई है, तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर वीडियो सही समझ में आई है, जो भी अपना मतलब तरीका है लिखने का, कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकालने का, अगर वो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।